Assalamu alaikum everyone and welcome to ACT classes. My name is Tawqirul Islam and today I'll be starting a new MCQ series for your JKSSB VLW exam या फिर अगर आप दूसरे JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन है, आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं. इन दिस सीरीज़ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू डिफरेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए थे पिछले JKSSB के पेपर्स में, लाइक द जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट, सब ऑडिटर या बहुत सारे और पेपर्स को मैंने जमा किया एंड उनमें से मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको निकाला और इस सीरीज़ के अंदर मैं उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा. दिस सीरीज़ विल कंप्राइज ऑफ अराउंड मोर देन 500 MCQs. बहुत सारी वीडियोस आएंगी इसमें एंड हमारा फोकस रहेगा कि हम कॉन्सेप्ट्स को समझें और जिन क्वेश्चंस में पिछली बार गलतियाँ हुई थी उनको ना दोहराएं. बिफोर आई बिगिन, मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर अवेयरनेस आपको पढ़ाया हुआ है ऑन दिस चैनल, जिसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं. इसके अलावा भी मैंने अपडेट किया है कंटेंट को. अगर आपको पता होगा तो मैंने टेलीग्राम और जो EACT क्लासेस की एंड्रॉयड ऐप है, टेलीग्राम चैनल पर और दो ऐप दोनों पर मैंने ऑलरेडी उसकी PDFs अपलोड की हुई हैं. अब मैंने नई PDFs अपलोड की हैं और इन नई PDFs में आपको जो चीज़ मिलेगी उसमें ऑलरेडी जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं जो पिछली PDFs में थी, लेकिन बहुत सारा अपडेटेड कंटेंट और आपको नई PDFs में मिल जाएगी. तो आपको करना क्या है, आपको जाना है EACT टेलीग्राम चैनल पे या फिर EACT क्लासेस की एंड्रॉयड ऐप पे. वहाँ से आपको अपडेटेड जो नया कंटेंट है कंप्यूटर अवेयरनेस का PDFs की फॉर्म में वो आप डाउनलोड करना है. आपको इन MCQs को देखने से पहले उसको पढ़ना है क्योंकि उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. स्टार्ट करते हैं आज का MCQ सेशन विथ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड दिस क्वेश्चन इज द डैश डैश इज़ अ बोर्ड. तो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पढ़ूंगा आई वुड रेकमेंड कि आप साथ साथ में चैट में इनके आंसर्स भी लिखते जाएं सो दैट एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड बाद में फिर एक्सप्लेन भी करूँगा. यू विल बी एबल टू सी कहाँ पे आपने गलत किया है कहाँ पे आपने सही किया है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डैश डैश इज अ बोर्ड दैट प्लग्स इनटू द मदरबोर्ड ऑफ a computer and generates image for display. Is it a video card? Is it a fan? Is it a sound card? Or is it a network card? Now, if you don't know the answer to this, you must be able to eliminate. क्योंकि अब elimination JKSB के लेवल पे तो आप eliminate कर सकते हो ऑप्शंस को. आई होप इतना तो आप कर ही सकते हो. तो अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये क्या है, स्टिल अगर आप ऑप्शंस को पढ़ोगे और क्वेश्चन को पढ़ोगे, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट जनरेट्स इमेज फॉर द डिस्प्ले. तो चूंकि ये डिस्प्ले के लिए जो इमेज से जनरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये फ़ैन तो नहीं हो सकता, साउंड कार्ड भी नहीं लगता है, साउंड कार्ड भी नहीं होगा और नेटवर्क कार्ड भी नहीं हो सकता. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, जो कि आप में से ऑलमोस्ट सभी ने सही बताया, दैट्स वीडियो कार्ड. ना वीडियो कार्ड अगर आप देखोगे, वीडियो कार्ड के बारे में मैंने पढ़ाया तो नहीं था बट आई थिंक फरहान हैड आस्क्ड अबाउट वीडियो कार्ड एंड फिर मैंने एक स्लाइड के अंदर वीडियो कार्ड को डाला हुआ था. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वीडियो कार्ड है. फर्स्ट मैं वीडियो कार्ड को बाद में एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन टू यू द अदर थ्री ऑप्शन. द फर्स्ट वन इज फैन. फैन क्या है? फैन इज कुछ नहीं है, कंप्यूटर के अंदर एक फ़ैन होता है जो कि कूल डाउन करता है आपके CPU को, क्योंकि CPU थोड़ा बहुत हीट जनरेट करता है तो उसको कूल डाउन करने के लिए देयर इज़ ए फैन. ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर होता है. दूसरा जो है थर्ड, दैट इज सी, दैट साउंड कार्ड. साउंड कार्ड जो है, साउंड कार्ड अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि दिस इज एन इनपुट एज वेल एज एन आउटपुट डिवाइस. तो इनपुट आउटपुट दोनों करता है. ये कैसे करता है? बेसिकली जो भी साउंड के साउंड पे चलने वाले डिवाइस होते हैं या जितने भी डिवाइस होते हैं दैट वर्क विद वॉइस और साउंड, उनको साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम इनपुट डिवाइस, साउंड बेस्ड इनपुट डिवाइस की बात करेंगे, वी हैव ए माइक्रोफोन. अगर हम साउंड बेस्ड आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो वी हैव द स्पीकर. तो स्पीकर हो या फिर माइक हो, यानी साउंड पे बेस्ड इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, उनको चाहिए होता है एक साउंड कार्ड. तो बेसिकली दिस साउंड कार्ड इज एन इंटरमीडिएट डिवाइस बिटवीन योर वॉइस बेस्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड योर कंप्यूटर या CPU. तो साउंड कार्ड का काम क्या होता है? साउंड कार्ड का काम बेसिकली होता है ये जो माइक्रोफोन से साउंड आती है उसको कहाँ तक पहुँचाता है? CPU के पास.
या जो सीपीयू से जनरेट होती है, सिग्नल जनरेट होती है, डेटा जनरेट होता है, साउंड जनरेट होती है, तो उसको कहाँ तक लेके जाता है, टुवर्ड्स द आउटपुट डिवाइस जो कि है स्पीकर। ये तो नहीं आएगा। फोर्थ वन इज द नेटवर्क डिवाइस, ये नेटवर्क कार्ड। अब नेटवर्क कार्ड अगर आप ये देखोगे, नेटवर्क कार्ड के नाम पे एक एनआईसी होता है, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसकी अगर आप इसको थोड़ा इलेबोरेट करोगे तो इट वुड बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। एनआईसी अगर आपको याद होगा, ये भी एक इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस में आता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नाम का एक एनआईसी कार्ड होता है, एक चिप मान सकते हो आप, आपके कंप्यूटर के अंदर होती है। इसी के ऊपर एक एड्रेस होता है, एक एड्रेस होता है कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है। वो कंप्यूटर जो है, वो एड्रेस जो है वो इसी एनआईसी कार्ड के ऊपर होता है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी कंप्यूटर या जो भी डिवाइस, मैंने आपको, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो भी डिवाइस, बी इट अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है, जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है, उसको इस नेटवर्क कार्ड की जरूरत पड़ती है। और जो भी बाहर से डेटा आता है वो इसी नेटवर्क कार्ड के थ्रू आता है, और जो भी यहाँ से डेटा जाता है वो इसी नेटवर्क कार्ड के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा वीडियो कार्ड। अगर आपको याद होगा, वीडियो कार्ड मैंने नहीं पढ़ाया था, बट वीडियो कार्ड जो है इसको हम ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं, याद रखना, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ए ग्राफिक्स कार्ड। ये एक यहाँ पे एक चिप होती है जो कि आपके कंप्यूटर में होती है, ठीक है। अब इसको वीडियो कार्ड भी कहते हैं, इसको डिस्प्ले कार्ड भी कहते हैं, इसको ग्राफिक्स अडेप्टर भी कहते हैं, इसको जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, इसको वीजीए कार्ड, वीडियो अडेप्टर और डिस्प्ले अडेप्टर जैसे ये सारे नाम इसी के हैं। अब ये क्या है, ये एक एक्सपेंशन कार्ड है। एक्सपेंशन कार्ड कह सकते हो आपके, दिस कुड बी इंसर्टेड इनटू योर कंप्यूटर, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। दैट जनरेट्स फीड ऑफ आउटपुट इमेज टू द डिस्प्ले डिवाइस, जो जनरेट करता है इमेजेस जो डिस्प्ले पे यानी आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाती हैं। अब इसका काम क्या होता है, जैसे अगर आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि नए कंप्यूटर्स में जो या हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं उनमें, जिनमें ग्राफिक्स प्रोसेसिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, जिनमें जिसमें जो गेम्स खेलने के लिए यूज़ किया जाएगा, या जिसमें कोई आर्किटेक्ट होगा जो ग्राफिकल उसके प्रोजेक्ट्स होंगे बेस्ड ऑन ग्राफिक्स, तो उसको एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए होगा जिसमें एक जीपीयू होगा। जीपीयू इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, ये बेसिकली ग्राफिक्स जनरेट करता है। जो गेम में जो ग्राफिक्स आते हैं सामने, जितने भी ग्राफिक्स आते हैं, सीपीयू उतना उनको अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता, तो इस वजह से उस कंप्यूटर में एक ग्राफिक्स कार्ड होता है या एक वीडियो कार्ड होता है जो कि वो ग्राफिक्स या वो इमेजेस जनरेट करता है, जो कि वो सीपीयू, जो कि वो मॉनिटर को दे देता है, और मॉनिटर में आपके सामने वो ग्राफिक्स आ जाते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ये अगर आप देखोगे तो ये आउटपुट, मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर इसको लिखा गया है इट्स एन आउटपुट डिवाइस, बट आई वुड कंसिडर टू बी अ प्रोसेसिंग डिवाइस। ये प्रोसेसिंग डिवाइस की कैटेगरी में मैं इसको रखूँगा, ठीक है। तो इसका काम होता है ये जनरेट करता है इमेजेस, जो कि ये किसको देता है, मॉनिटर को, जो मॉनिटर इसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली दो चीज़ें, एक होता है जीपीयू, दूसरा होता है ग्राफिक्स कार्ड। अब ये पूरा आप देख रहे हो ना, ये बोर्ड यहाँ पे देख रहे हो आप, सर्किट बोर्ड, इसको ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं, और इसके अंदर जो ये एक चिप लगी है उसको जीपीयू कहते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा समझ नहीं आया, बस ये याद रखना कि ग्राफिक्स कार्ड इज एन एक्सपेंशन कार्ड विच जनरेट्स अ फीड ऑफ आउटपुट इमेज टू ए डिस्प्ले डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल योर कंप्यूटर मॉनिटर। तो इसमें एग्जाम्पल इसके और नाम है, वीडियो डिवाइस, वीडियो कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, ग्राफिक्स अडेप्टर, जीपीयू, वीजीए कार्ड एटसेट्रा, ये इसी के नाम है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि ये ज़्यादातर एआई ट्रेनिंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो प्रोग्राम होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, या क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए, बिटकॉइन आपने बहुत सुना होगा, ये मैं इंशाल्लाह कराऊंगा आपको लास्ट वाले लेक्चर में। मैं आपको जिसमें मैं कराऊंगा द रीसेंट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स जो हैं या रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हैं उनको मैं कराऊंगा। तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक प्रोसेस होता है, उसमें ये यूज़ होता है, या मॉलिक्यूलर सिमुलेशन, ये जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन, या रिसर्चर्स होते हैं बायोलॉजी के फील्ड में, उनको अगर सिमुलेट करना होगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें बहुत प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर नहीं आया समझ, बस इतना याद रखना कि इसकी डेफिनेशन, ग्राफिक्स कार्ड की या वीडियो कार्ड की डेफिनेशन याद रखना है। इसी पे क्वेश्चन आएगा। जेकेएसपी आपको टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो बस बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता है। नाउ यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, जहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, मे बी। द क्वेश्चन इज a die dash is a soft copy output device used to display text and graphics information generated by a computer through a video card. अब यहाँ पे ऐसे तो शायद आपको लगा इजी सा क्वेश्चन है। नाउ इफ यू सी द ऑप्शंस में इन्होंने प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर और मॉनिटर दिया हुआ है।
तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। पहले यहाँ पे अगर आप से मैं पूछूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से क्या होगा करेक्ट आंसर? गुड। सो यहाँ पे सम पीपल आर सेइंग प्रोजेक्टर, सम आर सेइंग मॉनिटर। आई विल टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली थी। आई न्यू इट ना। यहाँ पे इन जो पहला कीवर्ड है दैट इज दिस सॉफ्ट कॉपी, दैट इज दिस सॉफ्ट कॉपी। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आउटपुट के दो टाइप्स हैं, वी कैन हैव ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और वी कैन हैव अ हार्ड कॉपी आउटपुट। मैंने बताया था हार्ड कॉपी आउटपुट जो है, हार्ड कॉपी आउटपुट में हमारे पास जो पेपर पे आएगा या जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट। तो हार्ड कॉपी आउटपुट आपका कौन जनरेट करेगा? आपका प्रिंटर हार्ड कॉपी करेगा। तो ये तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। हार्ड कॉपी आउटपुट प्रिंटर करेगी, तो ये तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे प्लॉटर, अगर आपको याद होगा, प्लॉटर इज बेसिकली एक प्रिंटर ही होता है, लेकिन एक डिफरेंट उसमें वर्किंग मैकेनिज्म होता है। उसमें एक पेन होता है जो ड्रॉ करता है, और ये बड़ी बड़ी जो अगर आपको बड़ी बड़ी इमेज प्रिंट करनी है, बड़ी बड़ी फाइल्स प्रिंट करनी है, तो उनके लिए ये आपको यूज होगा। तो ये भी हार्ड कॉपी आउटपुट है, तो प्लॉटर भी तो नहीं आएगा। अब प्रोजेक्टर और मॉनिटर है। अब प्रोजेक्टर अगर आप देखोगे, प्रोजेक्टर जो है ये आउटपुट डिस्प्ले करता है किस पे? किसी वॉल पे, किसी वॉल पे। और अगर वो देखोगे वो भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, क्योंकि दैट इज नॉट समथिंग यू कैन टच, ठीक है। आप वॉल को टच करोगे, उसको टच नहीं कर सकते। द सेकंड थिंग इज मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में ही आता है, क्योंकि जो भी मॉनिटर पर आता है यू कैन टच दैट। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है उसके बाद की यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, ये तो प्रोजेक्टर एंड मॉनिटर दोनों में करेक्ट है। देन इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जनरेट करता है वो दोनों में आएगा। थ्रू ए वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड की जरूरत प्रोजेक्टर को भी पड़ती है और मॉनिटर को भी पड़ती है। सो यहाँ पे आई वुड से कि ऑल्दो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस में प्रोजेक्टर एंड मॉनिटर दिया हुआ है, मेरे हिसाब से इसके दोनों करेक्ट ऑप्शंस होने चाहिए। बट यहाँ पे जो इन्होंने करेक्ट ऑप्शन दिया था दैट वाज मॉनिटर। नाउ यहाँ पे आप बोलोगे अब ऐसे ये कैसा क्वेश्चन है जिसमें दो ऑप्शंस करेक्ट हैं? तो आई वुड से कि JKSSB डज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे एम्बिग्यूअस क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ये मत एग्जाम में ये सोच के नहीं जाना कि एम्बिग्यूअस हो गए, जो आपको सही लगे वही लगा के आना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से तो दोनों होने चाहिए, बिकॉज जितने भी यहाँ पे हमने जो भी इसमें कीवर्ड्स थे उनके हिसाब से ये तो सब पे फिट हो रहा है। लेकिन इन्होंने मॉनिटर दिया हुआ है, सो लेट इट बी मॉनिटर। बट याद रखना कि प्रोजेक्टर भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, मॉनिटर भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और दोनों को वीडियो कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इन्होंने मॉनिटर दिया हुआ है, लेट इट बी मॉनिटर। बट याद रखना इसका मेरे हिसाब से प्रोजेक्टर भी होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। Then we have another question, that is mouse, trackball, electronic pen etc. यहाँ ये कॉमन नहीं होना चाहिए। are which type of input device? easy सा question है, you should be able to do this. So what are these devices? mouse, trackball, electronic pen, ये किस टाइप के devices हैं? are these keyboard devices? are these vision based devices, point and draw devices, or are these speech recognition devices? सी गुड गुड गुड। आई होप ये वाला क्वेश्चन तो कर ही पाए होंगे, इजी सा क्वेश्चन था। यस यस यस, यू आर करेक्ट। एवरीवन हु इज सेइंग सी, पॉइंट एंड ड्रॉ। ना यहाँ पे अगर आपको याद होगा यहाँ पे पॉइंट एंड ड्रॉ वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आई टॉट यू अबाउट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। मैंने आपको बोला था कि कीबोर्ड एक ही है, कीबोर्ड इज द कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। देन देयर आर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस को हम पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। These are point and draw devices, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनको point and draw क्यों कहते हैं? Because you can point to any location on the screen through these devices. इनसे आप किसी भी लोकेशन पे स्क्रीन के ऊपर लोग पॉइंट कर सकते हो। ड्रॉ क्यों है? क्योंकि यू कैन ड्रॉ, आई कैन ड्रॉ विद माउस, ऐसे में आई कैन ड्रॉ थिंग्स लाइक दिस, एनीथिंग आई कैन ड्रॉ हियर, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल्स हैं, वी हैव माउस एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन, दीज आर ऑल पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। फिर उन्होंने दिया हुआ था नेक्स्ट वाज द विजन बेस्ड डिवाइस। विजन बेस्ड डिवाइसेस में आपका कैमरा आता है, अगर आपको याद होगा वेब कैम जिसको कहते हैं। एंड देन देयर वाज स्पीच रिकग्निशन, जिसमें आपका माइक आएगा, क्योंकि जो स्पीच रिकग्निशन यानी स्पीच को रिकग्नाइज करना, मतलब जो भी आप कहते हो वट एवर यू से वो रिकग्नाइज करना। लाइक इफ आई एम टॉकिंग राइट नाउ, आई एम सेइंग डिफरेंट वर्ड्स,
मेरे मुंह से बहुत सारे वर्ड्स निकल रहे हैं एंड अगर कंप्यूटर इफ कंप्यूटर इज एबल टू रिकग्नाइज द वर्ड्स दैट आई एम सेइंग राइट नाउ आई वुड कॉल इट ए स्पीच रिकग्निशन सिस्टम। मैं इसको कहूँगा स्पीच रिकग्निशन, मैंने यानी मेरी स्पीच को रिकग्नाइज करना और उसको आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन सा वर्ड ये कह रहा है। तो उसके लिए एक माइक की ज़रूरत पड़ती है, तो स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस में माइक्रोफोन या माइक आए, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन ये सारे कर पाए होंगे, ठीक है। Now the next question is what is the full form of CPU। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्वेश्चन क्यों रखा है। ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है, लेकिन इसको यहाँ रखने की क्या ज़रूरत है। देयर इज़ वन रीज़न मैं इसको यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या है कि इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। कैसे? आप ऑप्शन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो। लाइक इफ यू सी सेंट्रल प्रोसेसेस यूनिट लिखा हुआ है पहले पहले वाले ऑप्शन में, देर इज़ ए वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप सेंट्रल प्रोसेस और यूनिट पढ़ोगे एंड आप इसको टिक मार के आओगे, बाकी आप आगे देखोगे ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, तो इसको यहाँ पे रखने का मकसद ये है कि हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई चीज़ आपने गलत पढ़ी, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है एंड फिर ऐसे क्वेश्चन का गलत होना ये मतलब बाद में फिर आपको बहुत दुख होता है। सो इसकी फुल फॉर्म जो है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो डेफिनेटली आपको पता होगी, लेकिन यहाँ पे रखने का मकसद यही है, आई रिपीट, कि आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ लिखा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। मे बी अगर ये टॉप पे होता तो हो सकता था आप कंट्रोल को सेंट्रल पढ़ते और ए लगा के आते। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस में सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ देयर इज द स्पीड ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज जनरली मेजर्ड इन। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है एंड यू विल सी कि जितने भी ये क्वेश्चंस आए हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आपने ऑलरेडी क्लास में किए हुए हैं, और मैंने कोई क्वेश्चंस फिल्टर नहीं किए हैं। जितने भी इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हैं मैंने वो सारे इसमें ऐड किए हुए हैं। सो आई होप यू विल बी एबल टू सी कि जितने भी यहाँ क्वेश्चंस होंगे वो सारे हमने किए हुए हैं। सो अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड जो है वो किस में मेजर की जाती है, इज इट फ्लॉप्स, ब्लॉप्स, लॉप्स और ट्लॉप्स, टी लॉप्स, ठीक है। आप यस यस ए सारे दे रहे हैं, यस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सुपर कंप्यूटर अगर आप देखोगे सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो यूजली फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, इसके बाद वी हैव द K flops, that is kilo flops, we have the M flops, that's mega flops, we have the उसके बाद गीगा फ्लॉप्स है, जी फ्लॉप्स, उसके बाद वी हैव द टी फ्लॉप्स, ठीक है। उसके बाद वी हैव द पी फ्लॉप्स, दैट्स पेटा फ्लॉप्स, 10⁻15 पेटा फ्लॉप्स। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है, क्योंकि एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड उसको तो फ्लॉप कहेंगे, लेकिन जब 10⁻15 से भी ज़्यादा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन एक सेकंड में कंप्यूटर करेगा परफॉर्म, उसको पेटा फ्लॉप कहेंगे। तो ज़्यादातर फ्लॉप तो बेसिक यूनिट है, जैसे आपका बाइट है बेसिक यूनिट, लेकिन अब आपकी मेमोरी होती है उसको आप बाइट्स में मेजर नहीं करते, उसको आप मेगा बाइट्स या गीगा बाइट्स में मेजर करते हो, क्योंकि बहुत सारी मेमोरी होती है। तो लाइक वाइज जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं बेसिक यूनिट उनका फ्लॉप है, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक सेकंड के अंदर 10⁻15 फ्लॉप्स जितने ऑपरेशंस करते हैं। तो दैट्स वाई हम पेटा फ्लॉप्स में जनरली उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे फ्लॉप्स दिया हुआ था तो फ्लॉप ही ऑप्शन था, ठीक है। तो फ्लॉप इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ना। सुपर कंप्यूटर्स मैंने आपको बताया था, सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस। ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं वेदर फोरकास्टिंग में, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री एजेंसी, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में, ठीक है। सो इसकी स्पीड यूजली फ्लॉप्स या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मेजर की जाती है। मैंने बताया था फर्स्ट कंप्यूटर, ये मैंने बताया था क्रे 1, इसको बनाया था पर्सन जिनका नाम था सेमोर रॉजर क्रे, जिनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने जो बात बताई थी कि परम अनंत जो है वो इंडिया लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। एंड यहाँ पे मैंने और एक चीज़ जो आपको बताई थी कि परम सिद्धि AI जो है विच इज़ परम सीरीज में, दैट्स द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं अभी बता रहा था वो ये पूछा गया था कि सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो फ्लॉप्स से मेजर की जाती है, एंड इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप्स। तो अभी मैंने ये चीज़ बताई आपको, फ्लॉप्स की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज यस फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, दैट इज ऑप्शन ए। इजी सा क्वेश्चन था। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि JK SSB लेवल के हिसाब से जितनी भी आपको यहाँ पे एब्रिवेशंस मिलेंगी कंप्यूटर में,
उन सबको याद करना है। तो वो याद आपको ऐसे रटनी नहीं है, वो आपको याद हो जाएंगी, बट अगर कहीं पर रटनी भी पड़े यू शुड बी डू दैट, क्योंकि इस पर डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR इनपुट डिवाइस। जैसे मैं बता रहा था MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो MICR की फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक जेट लिखा हुआ है, तो मे बी आप एक ऑप्शन पढ़ोगे तो यू माइट टेक द फर्स्ट ऑप्शन मैग्नेटिक इंकजेट, बट इंकजेट नहीं होता है, मैग्नेटिक इंक होता है, क्योंकि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें मैग्नेटिक इंक होती है, स्पेशल टाइप ऑफ इंक जिसमें आयरन होता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज द फुल फॉर्म, एंड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज यूज्ड इन चेक्स। जो बैंक में चेक होता है वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। टोटल वी हैव 14 कैरेक्टर्स, 1 से लेके ये 0 तक, 1 से लेके थ्रू 9 0 तक ये 10 आते हैं, और फिर ये 4 कैरेक्टर्स होते हैं। तो इन्हीं में कुछ इनकोडेड होती है इन्फॉर्मेशन, जो MICR रीडर होता है उसको रीड करता है, एंड ये स्पेशल इंक होती है जिससे ये लिखे हुए होते हैं। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन था, डाइडैश रजिस्टर होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शन वाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब इसका आंसर बताओ, व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर holds an instruction while it's being executed? Is it an input register? Is it an instruction register? Is it an inner register? Or is it an internal register? What type of register is it? Now if you see यहाँ पे JKSB could have easily confused you, या अगर इसको थोड़ा सा भी आप देखोगे तो क्वेश्चन कितना ईजी है, आप कितनी आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। जिन्होंने रजिस्टर्स पढ़े होंगे, जिन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स पढ़े होंगे, लाइक प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, जिन्होंने एड्रेस रजिस्टर्स या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जैसे एटलीस्ट नाम जिनको पता होगा रजिस्टर्स के बारे में, उन्होंने तो आसानी से यहाँ पे एलिमिनेट किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली कौन सा रजिस्टर क्या है, बस अगर आपको नाम पता होते हैं यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इनमें से एक ही टाइप का रजिस्टर होता है। सम पीपल आर saying D, but the correct option is option B, that is instruction register. Now if you remember, मैंने आपको important जो registers पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था कि important registers में आप PC याद रखना, that is program control या program counter, it's program counter। program counter जो है ये hold करता है next instruction को, याद रखना important है, program counter holds the next instruction। और instruction register जो होता है it holds the instruction that is currently executed। तो यहाँ दो हैं, वन इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड सेकंड इज प्रोग्राम काउंटर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अभी एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, और जो प्रोग्राम काउंटर है वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। सिंपल है, इतना याद रखना आप। एक्यूमुलेटर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को होल्ड करता है। ये जो है तीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पे इनने बोला था कि विच होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन वाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पे आएगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर, अगर आप देखोगे इनपुट रजिस्टर जो है ये यूज होता है किसके साथ, इनपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो डेटा आता है यूजुअली वहाँ से जो डेटा आता है वो इसमें रखा जाता है। एंड इनर रजिस्टर ऐसा कोई रजिस्टर नहीं होता, और इंटरनल रजिस्टर ऐसा भी कोई रजिस्टर स्पेसिफिकली नहीं होता है। मे बी आप कंफ्यूज हुए होंगे यहाँ पे, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट कि हम कहते हैं कि इंटरनल मेमोरी में हम पढ़ते हैं ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये CPU के अंदर होते हैं। तो मे बी उस तरह से आपने कंफ्यूज किया होगा, बट याद रखना इट्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। इट वाज अगेन ए क्वेश्चन जिसमें एम्बिग्यूटी थी मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक तरफ से इनमें लिखा हुआ है माउस, इलेक्ट्रॉनिक पेन एंड इमेज स्कैनर, ये कुछ डिवाइसेस हैं, एंड दूसरी तरफ से इन्होंने दिया हुआ है हैंड हेल्ड डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस है, एंड लाइट पेन है। नाउ इसको करने के लिए देखो, ये जो मैच द फॉलोइंग होते हैं, इनमें यूजुअली अगर आपको एक पता होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक के पता होने पे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, व्हेन आई गेव द पंचायत कंपटीशन पेपर, देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रॉप्स। मुझे क्रॉप्स का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन सा क्रॉप कहाँ पे निकलता है, एंड देयर वाज दिस, एक तरफ से उन्होंने क्रॉप्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ से उन्होंने स्टेट्स दिए हुए थे। क्रॉप्स में उन्होंने पूछा था, आई थिंक राइस पूछा हुआ था, एंड वेस्ट बंगाल दूसरी साइड एक दिया हुआ था। तो पता नहीं कहाँ से मुझे लगा कि जो राइस है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में निकलता है। तो जब मैंने ऑप्शन देखे तो देयर वाज ओनली वन ऑप्शन जहाँ पे एक जो राइस था वो वेस्ट बंगाल के साथ मैच होता था। तो उसी की बेसिस पे मैंने वो क्वेश्चन टिक किया एंड वो करेक्ट था।
तो इस वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ये भी सही कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज कि आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेन लिखा हुआ है और यहाँ लाइट पेन लिखा हुआ है, तो ये तो करेक्ट है, ये तो इसके साथ जाएगा। सो 2 विल गो विथ 3, 2 विल गो विथ 3, 2 विल गो विथ 3, सो दिस विल गो विथ 3। तो आप देखो 2 किस में 3 के साथ जा रहा है, इसमें जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पेन है ना लाइट पेन, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक पेन कौन सा है, लाइट पेन को इलेक्ट्रॉनिक पेन कहते हैं। तो 2 विल गो विथ 3, तो ये है 2 विल गो विथ 3, ये है। अगर आप देखोगे और किसी में भी 2 विल गो विथ डजंट गो विथ 3, तो बाकी सारे इसी पे आप एलिमिनेट कर पाओगे, बाकी इसी पे एलिमिनेट हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि ये एम्बिग्यूअस है, क्योंकि इफ यू सी यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ माउस, तो माउस इज ए हैंड हेल्ड डिवाइस, तो मे बी आप 1 को 1 के साथ लगाओगे तो यू विल मे बी गो विद 1 1 के साथ, तो डी ऑप्शन जो है मे बी आप उस पर लगाओगे। और फिर आप देखोगे इमेज स्कैनर, मे बी दैट्स ए मैकेनिकल ऑब्जेक्ट। तो बट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है उसी को लाइट पेन कहते हैं। अगर आप इसको इसके साथ मैच करोगे तो बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसके हिसाब से 1 विद गोज विद 2, तो माउस एक मैकेनिकल डिवाइस है एंड इसके हिसाब से इमेज स्कैनर एक हैंड हेल्ड डिवाइस है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने खुद नहीं बनाया है, तो एसएसबी ने ये पूछा है एंड आई कैन टेल यू कि इसमें एम्बिग्यूटी है जो आपको दिखी होगी। अब यहाँ पे क्या एम्बिग्यूटी है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि माउस जो है, चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेन तो आपने लाइट पेन के साथ लगाया, इतना तो ठीक है, आपको समझ आया। अब माउस जैसे आप देखोगे माउस तो नहीं जाएगा लाइट पेन के साथ। अब माउस तो हैंड हेल्ड डिवाइस भी है ना, तो मे बी 1 1 के साथ जाएगा। इमेज स्कैनर जो है, इमेज स्कैनर में भी आप बोलोगे अब कि इमेज स्कैनर जो है मे बी ये मैकेनिकल से साथ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन 2 करेक्ट इस वजह से है क्योंकि माउस जो है, माउस मैकेनिकल भी हो सकता है और ऑप्टिकल भी डिवाइस हो सकता है। यस, आई विल टेल यू द डिफरेंस, आई विल टेल यू द डिफरेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है। पहली बात आपको पहले समझना है कि मैकेनिकल क्या होता है, हैंड हेल्ड क्या होता है, ये क्या होता है। देखो हैंड हेल्ड इज समथिंग दैट यू कैन होल्ड इन योर हैंड। क्या आप माउस को हैंड में होल्ड कर सकते हो? यस, यू कैन डू दैट। बट इमेज स्कैनर भी ऐसे होते हैं जिनको आप हैंड में होल्ड कर सकते हो। अगर आपको याद होगा जब मैंने स्कैनर्स पढ़ाए थे, तो मैंने पढ़ाए थे फ्लैट बेड स्कैनर्स, ड्रम स्कैनर्स एंड द थर्ड वन वेयर द हैंड हेल्ड स्कैनर। तो हैंड हेल्ड स्कैनर ये भी आ सकता है और माउस भी आ सकता है, ठीक है। अब मैकेनिकल का मतलब क्या है, अब माउस भी मैकेनिकल हो सकता है, क्यों? क्योंकि माउस जो है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था माउस इट कुड बी ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ऑप्टिकल मतलब जो लाइट पे काम करेगा, जो जिसमें लेजर लाइट होती है एंड ऑल, एंड मैकेनिकल मीन्स जिसमें देर आर सम मूविंग पार्ट्स, देर इज समथिंग दैट मूव्स, उसको मैकेनिकल कहते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि माउस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल माउस जिसमें नीचे लेजर लाइट होती है और वही सेंसर होता है और उसी की बेस पे वो काम करता है। मैकेनिकल माउस में एक बॉल होती है जो मूव करती है नीचे, दैट रोटेट्स यहाँ पे। तो मैकेनिकल मीन्स समथिंग जिसमें कोई पार्ट मूव कर रहा है, सिंपल डेफिनेशन आप याद रख सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखोगे इसके हिसाब से माउस जो है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है, हाँ, क्योंकि मैकेनिकल माउस भी होते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेन को हम लाइट पेन भी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड इज इमेज स्कैनर को हैंड हेल्ड हम कह सकते हैं क्योंकि हैंड हेल्ड इमेज स्कैनर्स भी होते हैं। देयर आर अदर 2 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर जो हैंड हेल्ड नहीं है, दूसरा होता है ड्रम स्कैनर जो हैंड हेल्ड नहीं है लेकिन हैंड हेल्ड स्कैनर कैटेगरी एक होती है, जो इस तरह का एक होता है जिसको आप लाइन बाय लाइन, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि लाइन बाय लाइन स्कैन करते हो विद दिस हैंड हेल्ड स्कैनर। ये चीज समझ आई? तो यहाँ पे क्यों है ऑप्शन बी करेक्ट, क्यों है ऑप्शन बी करेक्ट? इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि माउस जो है ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, मैकेनिकल माउस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेन को लाइट पेन कहते हैं और इमेज स्कैनर हैंडहेल्ड होता है, ठीक है। नॉट एवरी टाइम बट हैंडहेल्ड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ऐसा करते कि 2 को 3 के साथ रखते और एक ऑप्शन अगर ये ऐसे देते कि 2 को 3 के साथ रखते, इमेज स्कैनर यहाँ पे माउस को हैंडल के साथ रखते और इमेज स्कैनर को मैकेनिकल के साथ, मे बी आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते। लेकिन यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक पेन को लाइट पेन के साथ मैच किया होता तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपने डायरेक्टली लगा दिया होता, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि हर एक क्वेश्चन में ऐसे एम्बिग्यूटी होगी या ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये होता है, मे बी पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ये एम्बिग्यूटी होती है, लेकिन अगर आपने यहाँ 2 को 3 के साथ मैच किया होता पहले तो बाकी आपको कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। इतना समझ आया?
और एक क्वेश्चन जो और एक पेपर में पूछा गया था, यहाँ पे उतनी एम्बिग्यूटी नहीं थी मेरे हिसाब से, एम्बिग्यूटी थी बट आप कर सकते थे इतना मैनेज। अगर यहाँ पे आप देखोगे फिर से उनने इलेक्ट्रॉनिक पेन और लाइट पेन दिया था, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक पेन लाइट पेन के साथ जाता, तो यहाँ पे दिस वुड गो विद दिस, ठीक है। तो 3 जो है वो 2 के साथ जाएगा, 3 जो है वो 2 के साथ जाएगा। ज़रा देखो कितने में है, बस एक है ऑप्शन ए जिसमें 3 2 के साथ जाता है, बाकी आपको और कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, क्या माउस फ्लैट बेड हो सकता है? माउस फ्लैट बेड, इस तरह का फ्लैट बेड माउस तो कभी नहीं देखा आपने, लेकिन इतना है कि ऑप्टिकल माउस आपने देखा, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस होता है। सेकेंड थिंग इज इमेज स्कैनर जो होते हैं वो फ्लैट बेड भी हो सकते हैं, जो ये है हैंड हेल्ड हो सकते हैं जो मैंने बताया, और एक होता है जो होता है जिसको ड्रम स्कैनर कहते हैं। 3 टाइप के स्कैनर्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इतना तो समझ आया होगा, और ये वाला तो आसानी से आपने कर पाए होंगे, ठीक है। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, ये तो आसान था, ठीक है। उस वाले में थोड़ा बहुत था एम्बिग्यूटी, करेक्ट था, आई वुड से ये इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन मे बी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैंड हेल्ड माउस के साथ जाता है। लेकिन जब आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शंस में आपको दिखेगा कि वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज डाई डैश प्रिंटर यूजेस इम्पैक्ट प्रिंटिंग। तो पहला यहाँ पे कीवर्ड है कि इम्पैक्ट प्रिंटिंग है। टेक्नोलॉजी एंड नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ ग्राफिकल इमेज। इससे आप ग्राफिकल इमेज को यूजुअली प्रिंट करने के लिए यूज नहीं करते हो, मतलब कोई इमेज है उसको प्रिंट करने के लिए यूज नहीं करते हो। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि क्या इंकजेट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है? नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाई डैश प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो इंकजेट तो नहीं आएगा, क्योंकि इंकजेट अगर आपको याद होगा, इंकजेट इज अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो पहला तो गया। अगर आपको याद होगा नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में लेजर प्रिंटर भी होता है, तो ये वाला भी गया। एंड अगर आपको याद हो, देन देयर इज 3D प्रिंटर। अब यहाँ पे 3D और डेजी व्हील 2 हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा डेजी व्हील मैंने पढ़ाया था, इट्स अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो चलो ये वाला तो करेक्ट है। क्या ये प्रेफर नहीं किया जाता ग्राफिकल इमेज को प्रिंट करने के लिए? अगर आपको याद होगा मैंने बताया था जो डेजी व्हील होता है, डेजी व्हील में इस तरह का एक व्हील होता है जिसके अराउंड ये पेटल्स होते हैं, दीज कीज। इन कीज के ऊपर अगर मैं इसको जूम करूंगा तो हर एक की के ऊपर एक कैरेक्टर जो होता है वो बना होता है। तो अगर आपको कोई प्रिंट करना है कोई कैरेक्टर, तो आप जैसे ही प्रेस करोगे तो वो की उठती है और वो स्ट्राइक करती है पेपर को। तो इससे अगर आप देखोगे आप बस वही कैरेक्टर्स प्रिंट कर पाओगे जो यहाँ बने होंगे। अब अगर आपको कोई इमेज प्रिंट करनी है, कंप्यूटर में कोई इमेज है, क्या इससे कोई इमेज प्रिंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जब तक अगर वो इमेज इनमें से किसी के ऊपर बनी हुई है तो शायद आप प्रिंट कर पाओगे, लेकिन इमेज आप कितनी इमेज आप यहाँ पे लगा के रखोगे। तो ये यूजुअली डेजी व्हील जो होते थे या जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते थे, यूजुअली मोस्ट ऑफ देम दे वर गुड इन ओल्ड टाइम्स, जब हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करना होता था। लेकिन आज की डेट में हमें इमेज भी प्रिंट करनी होती है, डिफरेंट ग्राफिक्स प्रिंट करने होते हैं, तो इस वजह से हमें डिफरेंट ज़रूरत पड़ती है किनकी? जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, जिनमें इंकजेट या लेजर प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। तो डेजी व्हील यहाँ पे आएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो डेजी व्हील इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पे डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो जहाँ पे डेजी व्हील के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं पेटल्स के ऊपर टाइपराइटर की तरह, और ये इतने रिलायबल नहीं होते हैं एज डॉट मैट्रिक्स, और ये ज़्यादातर आप सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस एंड ऑल्सो एक्टिवेट्स एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। नाउ बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या वो मेमोरी यूनिट है, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, या सीपीयू है? अब यहाँ पे तो आसानी से ये कर पाओगे आप, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस यस यस, यू आर राइट। 3D में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से प्रिंट होता है सर बाय प्रिंटिंग लेयर्स। एग्जैक्टली शकील, आपने डेप्थ में पढ़ा है। 3D में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लेयर बाय लेयर एड होता है। कोई वीडियो एक देखना 3D प्रिंटिंग IIT मद्रास के अंदर लास्ट ईयर उन्होंने 3D प्रिंट किया था, एक मकान बनाया था उन्होंने। दे कंस्ट्रक्टेड ए होल हाउस यूजिंग ए 3D प्रिंटर, तो उसमें लेयर बाय लेयर वो प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। इस आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि
इन्होंने पहली बात जो बताई यहाँ पे वो ये है कि इट्स द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट्स द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स ऑल द मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस। तो कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन को परफॉर्म करता है कंप्यूटर का कौन सा पार्ट, एग्जैक्टली सीपीयू, और सीपीयू के अंदर कौन सा पार्ट करता है, एएलयू। एएलयू जो कि एक कंपोनेंट है सीपीयू का, वो करता है कैलकुलेशन और कंपैरिजन। एंड देन उन्होंने लिखा हुआ है इट ऑल्सो एक्टिवेट्स एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशंस। अब एक्टिवेट और कंट्रोल करना ऑपरेशंस को ये कौन करता है, ये करता है आपका कंट्रोल यूनिट जो कि पार्ट है सीपीयू का। तो दोनों, पहला वाला जो यहाँ लिखा हुआ है मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस, वो सीपीयू का एएलयू पार्ट करता है, और एक्टिवेशन एंड कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है कंट्रोल यूनिट, दैट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ सीपीयू। सो सीपीयू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? Is it electrically programmable ROM? Is it erasable programmable ROM? Is it extended programmable ROM? और is it easy programmable ROM? तो यहाँ पे हो सकता है गलत हो जाए, electrical programmable ROM है या फिर erasable programmable ROM है। What is the correct option for this question? Is it electrically programmable? Is it erasable programmable? Answer the question. Yes, yes, yes. Some people are saying B, some are saying A. Let's see what is. तो यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग है, प्रोग्रामेबल रॉम तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजिंग आपके लिए इलेक्ट्रिकल है कि इरेजेबल है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको दो तरह की रैम्स पढ़ाई। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रॉम्स, बट ई से जो स्टार्ट होते उसमें एक था ई प्रॉम और एक थी ई प्रॉम, एक थी ई पी रॉम, दूसरी थी ई पी रॉम। तो इफ यू सी, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम, दैट इज ऑप्शन बी। अब कंफ्यूज क्यों हुए आपने, ए क्यों लगाया, क्योंकि इस नाम की होती है एक दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम, जो कि ई प्रॉम होती है, ईईपी रॉम होती है, वो अलग एक रॉम होती है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था रॉम एक नॉन वोलेटाइल परमानेंट स्टोरेज है, और वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉम। वी हैव ए मास्कड रॉम, एम रॉम जिसको कहते हैं, जो कि प्री प्रोग्राम्ड होती है, जो पहले जब बनती है उसी टाइम वो प्रोग्राम की जाती है, उसमें डेटा डाला जाता है, उसको एक बार जब लिखा जाता है, मतलब राइट किया जाता है, नॉट लिखा जाता है, फिर उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और प्रोग्रामेबल रॉम में एक बार यूजर एक बार उसको राइट कर सकता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम जो होती है वो प्रोग्राम हो सकती है, उसको प्रोग्राम किया जाता है, उसमें डेटा डाला जाता है, पी रॉम की तरह ही होती है, लेकिन उसमें डेटा डिलीट भी किया जा सकता है, यानी उसको फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। डेटा को इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज किया जाता है। और जो ई प्रॉम होती है, दैट्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम, उसमें डेटा इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। तो ई प्रॉम और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम, इन दोनों में फ़र्क ये है कि उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से डेटा को डिलीट किया जाता है, और ई प्रॉम में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करने से किया जाता है। और यहाँ पे जो ई प्रॉम है, ई प्रॉम जो है इसकी एग्जाम्पल है बायोस, बायोस चिप होती है ई प्रॉम। ठीक है, नाउ यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, डाई डैश की ऑन द कीबोर्ड इज यूज्ड स्विच टू ओवरराइट मोड ड्यूरिंग डेटा एंट्री। अब आप बोलो कौन सी की है कीबोर्ड के ऊपर जो कि ओवरराइट मोड एक्टिवेट करने के लिए यूज़ की जाती है, टू स्विच टू ओवरराइट मोड, ये यूज़ की जाती है। इज इट इंसर्ट की, फंक्शन की, कॉपी की और डिलीट की? इसका आंसर मुझे बताओ क्या है। क्या ये इंसर्ट की होती है, फंक्शन की होती है, कॉपी होती है या डिलीट होती है? इसका आंसर जल्दी से बताओ। सो इफ यू सी माई नोट्स के अंदर आई मिस दिस की, में से ये की मैंने मिस की थी। तो अगर मे बी आपने फंक्शन कीज़ के बारे में मैंने बताया था, फंक्शन कीज़ जो होती हैं उनको हम कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, वो प्रोग्रामेबल होती हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स में, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में कोई भी फंक्शन को दे सकते हैं। कॉपी की तो कोई की नहीं होती, और डिलीट की जो है, अगर आपको पता होगा, डिलीट की से डिलीट कर सकते हो आप। सो हेयर इंसर्ट की वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, आपने अब इंसर्ट की होता है क्या और ये ओवरराइट क्या होता है, ये आपको समझना है। वेट अ सेकंड, सो लेट मी ओपन कमांड प्रॉम्प्ट और मैं आपको सिखाऊंगा कि ये ओवरराइट क्या होता है। तो यहाँ पे आप नज़र रखना, थोड़ा सा छोटा दिखेगा बट नज़र रखना, आपको दिख जाएगा। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे देयर इज सम टेक्स्ट, आई होप आपको दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, छोटा सा लिखा हुआ है, इट्स रिटन सी यूजर्स तौकी, एंड इसके बाद में और लिखूंगा। से फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर हेलो एनीथिंग, आई कैन राइट एनीथिंग, तो मैं लिखूंगा हेलो एडवर्ब। तो जब मैं ये लिखा तो ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ इफ यू सी, यहाँ पे जो ये ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है,
तो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे लिखा जा रहा है. दिस इज कॉल्ड एज ए, इसको कैरेट भी कहते हैं, CARRET, कैरेट भी कहते हैं इसको, कैरेट कहते हैं. क्या कहते हैं? कैरेट कहते हैं. अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेके जा रहा हूँ बीच में, W और O के बीच में लेके गया मैं इसको, और मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल T लिख दिया. यू कैन सी जो यहाँ पे जो ये कैरेट है, जैसे ही मैंने T प्रेस किया तो W और O के बीच में ये आ गया कौन सा? T. तो यहाँ पे कोई ओवर राइटिंग नहीं हुई. मतलब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ अगर बीच में भी मैं कहीं पे लिखूंगा तो कोई ओवर राइट नहीं हुआ. अब अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये O है, तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ D जो है, D की जगह पे मैं कोई चीज़ लिखना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट दबाता हूँ, नाउ यू कैन सी वो कैरेट थोड़ा सा चेंज हो गया. तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे नजर रखना एडवर्ब लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल P लिखूंगा, यू कैन सी D को P ने रिप्लेस किया. तो फर्क क्या है? इंसर्ट दबाने से ओवरराइट मोड ऑन हो जाता है. ओवरराइट मोड का मतलब कि कैरेक्टर जहां पे ये कैरेट होता है वहां पे वो कैरेक्टर ओवरराइट हो जाता है. मतलब जो मैं नया कैरेक्टर प्रेस करता हूँ, जो मैं नई की प्रेस करता हूँ, जो मैं कुछ और लिखता हूँ, तो वो वहां पे ऑलरेडी जो टेक्स्ट होता है उसको ओवरराइट करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे फिर से इंसर्ट की दबाता हूँ तो ओवरराइट मोड ऑन हो गया. तो यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, से आई राइट फॉर एग्जाम्पल टी, यू कैन सी इसके बाद जितने भी टेक्स्ट था वो सारा इसने ओवरराइट कर दिया. सो दिस इज ओवर राइटिंग. आई होप ये चीज़ आपको समझ आई. अगर नहीं आई तो इतना याद रखना कि एक की होती है कीबोर्ड के ऊपर जिसपे इंसर्ट लिखा होता है, और उस इंसर्ट की से क्या होता है, उससे जब आप डेटा एंट्री करते हो, यानी जब आप कुछ लिखते हो, तो उससे ओवर राइटिंग स्विच, यू कैन स्विच टू ओवर राइटिंग. आप ओवर राइट कर सकते हो उससे. यूजुअली ओवर राइट नहीं होता है. लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखता हूँ ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस कर्सर को लेके जाऊंगा यहाँ पे L और E के बीच में, अगर मैं वहां पे बीच में लेके गया और वहां पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल एल और यहाँ पे बीच में लेके गया और वहां पे मैंने फॉर एग्जांपल टी प्रेस किया, तो यहाँ पे L और E के बीच में टी आ जाएगा. लेकिन अगर मैंने इंसर्ट की प्रेस की और फिर L और E के बीच में लेके गया तो इन दोनों में से कोई एक चला जाएगा. यूजुअली ये E जो है ये गायब हो जाएगा, इसकी जगह पे टी आ जाएगा. उसके बाद अगर कोई और की मैंने दबाई तो ये वाला टी चला जाएगा, उसकी जगह पे वो हो जाएगी. दैट्स कॉल्ड एज ओवर राइटिंग. और वो एक्टिवेट होता है किससे? इंसर्ट की से. ठीक है. आई होप ये चीज़ आपको समझ आई. इतना याद रखना कि इंसर्ट की से ओवरराइट कर सकते हो या ओवरराइट मोड ऑन हो जाता है डेटा एंट्री. ठीक है. नाउ a very good question I must say, that is Dash aims to design intelligent machines that can help and assist humans and develop machines that can substitute for humans and replicate human actions. इसका क्या आएगा? Robotics, computer forensics, animations or forecasting. What would be the correct option according to you? क्या डिज़ाइन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स जो असिस्ट कर सकती हैं, यानी ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स को डिज़ाइन करना जो कि हेल्प कर सकती है ह्यूमंस को इन द डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स, और मशीन्स बनाने के लिए, या वो सब्सटीट्यूट कर सकती हैं ह्यूमंस को टू रेप्लिकेट ह्यूमन एक्शंस, यानी ह्यूमन एक्शंस को कॉपी करने के लिए. यस, सभी बता रहे हैं. यस, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. यस, दैट्स रोबोटिक्स. अब रोबोटिक्स क्या है? बेसिकली रोबोटिक्स, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर रोबोटिक्स वो फील्ड है कंप्यूटर साइंस का जिसमें रोबोट्स बनाए जाते हैं. अब रोबोट्स जब भी आप सुनते हो तो आपके दिमाग में आता है रोबोट. क्या आता है आपके दिमाग में? जो आपने देखे होंगे इंसान की तरह दिखने वाली एक मशीन, वही आता है ना. तो रोबोटिक्स उतना ही नहीं है. रोबोट सिर्फ हम उसको नहीं कह सकते. रोबोट आप कह सकते हो एक सिंपल मशीन को जो ऑटोमेटिकली कोई काम करती है, उसको आप रोबोट कहते हो. यूजुअली जो आप देखते हो, मे बी आपने देखा होगा कि कुछ जो रोबोट्स होते हैं जो ह्यूमन की तरह दिखते हैं, उनको कहते हैं, उसको ह्यूमनॉइड कहते हैं. ठीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट, ये याद रखना आप. ह्यूमनॉइड रोबोट. मे बी आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया ने 2-3 साल पहले एक ह्यूमनॉइड रोबोट को सिटीजनशिप दी थी. मे बी आपने देखा होगा, तो उसको कहते हैं. लेकिन कोई भी सिंपल एक होता है, कोई भी एक सिंपल मशीन जो इंसान का काम ऑटोमेट करती है. लाइक आप देखते हो फैक्ट्रीज में होती है ना कुछ मशीन्स जो यहाँ से एक चीज़ को उठाती है और यहाँ पे रख देती हैं, यहाँ से उठा के यहाँ रख देती है, ऑटोमेटिकली वो करती है, वो भी रोबोट है. तो रोबोट सिर्फ उसको नहीं कहेंगे जो एक ह्यूमन की तरह दिखने वाली मशीन होगी. सिंपल कोई मशीन होगी जो ऑटोमेटिक कोई काम करती है, उसको हम कहेंगे दैट इज़ अ रोबोट. ठीक है. तो इंसान के जैसे दिखने वाले रोबोट्स होते हैं उनको कहते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स. ह्यूमनॉइड्स, हाँ, ह्यूमनॉइड, HUMANOID.
HUMANOID, ह्यूमनॉइड रोबोट्स। हाँ, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल वो देखी होगी आपने, वो इंटरव्यूज़ में आई थी बहुत सारी, आई फॉरगॉट हर नेम, पता नहीं उसका क्या नाम था, उसको सऊदी अरेबिया ने फिर दी थी बाद में सिटीजनशिप। तो कंप्यूटर साइंस का वो फील्ड जिसमें आप ऐसे मशीन्स को बनाते हो जो इंटेलिजेंट होंगी एंड जो जो ह्यूमन एक्शंस को रेप्लिकेट कर सकती है या ह्यूमंस की हेल्प कर सकती है इन डिफरेंट फील्ड्स, उसको रोबोटिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटर फोरेंसिक्स क्या होता है? कंप्यूटर फोरेंसिक्स इज बेसिकली ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस और इट्स ए ब्रांच ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स, जहाँ पे एविडेंस ढूंढे जाते हैं कंप्यूटर के अंदर या डिजिटल स्टोरेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई क्राइम किया, समवन डिड सम क्राइम, तो उसका फ़ोन लिया जाता है और उस फ़ोन को लेके जाते हैं कहाँ पे? एक डिजिटल फोरेंसिक लैब के अंदर। यहाँ पे भी वी हैव डिजिटल फोरेंसिक लैब, पुलिस की होती है, वो होम डिपार्टमेंट के अंदर आती है। वहाँ पे लेके जाते हैं, उस लैब के अंदर उस फ़ोन को जो है वो उसकी फोरेंसिक्स की जाती है। उसका मतलब है कि उसका देखा जाता है अंदर से कि मे बी कोई डिजिटल फिंगरप्रिंट हो, मे बी कोई फिंगरप्रिंट हो, कोई फुटप्रिंट हो, सॉरी नॉट फिंगरप्रिंट, उसका अंदर से देखा जाता है कि इसने मतलब मे बी कोई एक डेटा मिल जाएगा कहीं पे कुछ, या कॉल किया होगा कुछ किसी का। तो वो जो उनका मकसद होता है कि हमें कोई एविडेंस मिले इस क्राइम के रिगार्डिंग। मे बी उसने ही मस्ट हैव स्टोर्ड समथिंग इन हिज कंप्यूटर, या इसने मे बी किसी को कुछ कॉल किया होगा। तो इस तरह के काम अगर उसने किए होंगे तो वो डिजिटल या कंप्यूटर फोरेंसिक्स में निकल जाते हैं कि इसने जिसको वो बाद में एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। तो क्या है कंप्यूटर फोरेंसिक्स? इट इज द it's the analysis of computers or analysis of digital storage media to identify or to preserve or to recover facts जो कि डिजिटल इंफॉर्मेशन से निकल सकते हैं। ठीक है। देन देर इज एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब होता है इट्स अ मेथड जिसमें आप इमेज से फिगर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो एज मूविंग इमेज। एनिमेशन वही होता है ना कि कुछ इमेज होती हैं, उनको मूव किया जाता है और आपको लगता है जैसे आपके सामने एक वीडियो चल रही है, दैट इज योर एनिमेशन। ठीक है। अब ये आसान सा क्वेश्चन है। ए सेट ऑफ लाइंस विद डिफरेंट थिकनेस दैट यू सी इन प्रोडक्ट लेबल्स विच कैरीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डैश डैश। क्या है? बार कोड है, आईडी कोड है, एक्सपायरी कोड है या पंच कार्ड है? आसान सा क्वेश्चन है। यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? यू मस्ट हैव yes करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट्स बार कोड। बार कोड के अंदर ही एक कुछ लाइंस होती हैं। बार कोड के अंदर वी हैव सम लाइंस जिनकी अलग अलग थिकनेस होती है, एंड उनके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। यूजुअली एक प्रोडक्ट के ऊपर ये होता है। आप देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर जो पैकेट होते हैं उनके अंदर ही होता है। ठीक है। दिस इज बार कोड, और इसको स्कैन करने के लिए एक बार कोड रीडर होता है जो कि एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा और आसान से कर पाएंगे। ना यहाँ पे क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए सीपीयू? सीपीयू के क्या कंपोनेंट्स हैं? क्या उसके अंदर देखो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस सच एज फ्लॉपी एंड पेन ड्राइव, क्या ये सीपीयू का कंपोनेंट है? नहीं, ये तो स्टोरेज में आएगा। दिस नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। इनपुट डिवाइसेस, ये भी सीपीयू का कंपोनेंट नहीं होता है। आउटपुट डिवाइसेस, ये भी सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। लेकिन कंट्रोल यूनिट एएलयू किसके कंपोनेंट्स हैं? सीपीयू के कंपोनेंट्स है। सो आसान सा क्वेश्चन था। और अगर आपको याद होगा एएलयू के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो सीपीयू के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक रजिस्टर्स भी होते हैं, कुछ रजिस्टर जो स्टोरेज का काम देते हैं, लेकिन मेनली दो होते हैं, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू का काम होता है डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, चार्जिंग, सुपरवाइजिंग, कम्युनिकेट कराना डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में, या फिर लोड कराना डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, जो मैं आपको बताया। ये कौन करता है? ये कंट्रोल यूनिट, सॉरी ये वाला कंट्रोल यूनिट का है। ठीक है। एएलयू क्या करता है? एएलयू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, फॉर कंपैरिजन ऑपरेशंस, फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसमें आपका डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है। देन हाउ मेनी बिट्स मेक ए निबल? निबल के अंदर कितने बिट्स होते हैं? आसान क्वेश्चन है, इतना तो कर पाओगे आप। निबल के अंदर होते हैं वी हैव 4 बिट्स। 4 बिट्स को हम निबल कहते हैं। 8 बिट्स को हम बाइट कहते हैं। 0 और 1 बिट, ये तो बिट हो गया। एंड 1024 बिट्स कितने होते हैं? ये होती है 1 किलो बिट, नॉट किलो बाइट। ये होगी 1 किलो बिट, 1 किलो बिट। ठीक है। 4 बिट होती है निबल। इतना तो आसान है, 4 बिट इज निबल। ठीक है। इतना तो कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई डैश कैन बी रीप्रोग्राम्ड। अब अच्छा क्वेश्चन है, डाई डैश कैन बी रीप्रोग्राम्ड मतलब ये है, इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं टू एरेज डेटा फ्रॉम इट। अगर आपको उसको डेटा एरेज करना है इसमें से,
यू हैव टू एक्सपोज इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट, आपको इसको अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर डालनी है। रीप्रोग्राम का मतलब है इसके अंदर जो डेटा है उसको, प्रीवियस डेटा को इरेज करना पड़ता है रीप्रोग्राम करने के लिए, मतलब पुराना डेटा डिलीट करना और नया डेटा डालना, इसको रीप्रोग्राम कहते हैं। क्या पी रॉम है, ई प्रॉम है या एफ रॉम है? अगर आपको याद होगा फिर से मैं बताऊंगा, मैंने वही बताया आपको कि पी रॉम इज प्रोग्रामेबल रॉम। प्रोग्रामेबल रॉम जो होती है उसको आपको एक बार प्रोग्राम करने के लिए यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको अल्ट्रावायलेट रेज या आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे ई प्रॉम जो है दैट इज़ ई पी रॉम, वहाँ पे अगर आपको रीप्रोग्राम करना है तो डेटा को इरेज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है। एस डी रैम तो ये तो रॉम की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, लेकिन जो ई प्रॉम है दैट ई प्रॉम है, ई पी रॉम दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ई प्रॉम इज द करेक्ट, इट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम को रीप्रोग्राम करने के लिए आपको अल्ट्रावायलेट लाइट डालनी पड़ती है। यहाँ पे यू कैन रीड अबाउट दिस, मास्क रॉम क्या होती है, प्रोग्रामेबल इरेजेबल इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रॉम क्या होती है, ठीक है। नाउ एनी इन्फॉर्मेशन और डेटा दैट इज सेंट टू द कंप्यूटर यूजिंग माउस और कीबोर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इज कंसिडर्ड एज। आसान क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन या डेटा जो कंप्यूटर को आप देते हो यूजिंग अ माउस और एनी अदर इनपुट डिवाइस, उसको क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, उसको हम इनपुट कहते हैं। और अगर आपको याद होगा मैंने बोला था इनपुट डिवाइस से डेटा मेन मेमोरी में जाता है, फिर वो सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेस करके वापस मेन मेमोरी में, और फिर आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट हो जाता है, या फिर उसको आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हो इन द सेकेंडरी मेमोरी। आई होप इतनी चीज़ तो समझ आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका मुझे आंसर बताओ। डैश इज अ मल्टीपल ऑफ द यूनिट बाइट फॉर डिजिटल इंफॉर्मेशन विच इज 1 बिलियन बाइट्स। 1 बिलियन बाइट्स कितनी बाइट्स होती हैं? 1 बिलियन बाइट्स को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम गिवन टू 1 बिलियन बाइट्स? 1 बिलियन बाइट्स को क्या कहते हैं? टेराबाइट, गीगा, पेटा और किलोबाइट। लेट्स सी, आप में से कितनों को पता है कि बिलियन के अंदर कितने जीरोस होते हैं? पूछते हैं ना अक्सर, पता भी है मिलियन के अंदर कितने जीरोस होते हैं? आज आपको पता चल जाएगा मिलियन के अंदर कितने जीरोस होते हैं, बिलियन के अंदर कितने जीरोस होते हैं, ठीक है। यस यस, गुड 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 गुड। सो पीपल आर सेइंग गीगाबाइट, सम पीपल आर ओके 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 ओके, गुड 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 गुड। लेट्स सी, क्या टेराबाइट है, गीगाबाइट, पेटा या किलोबाइट है? सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी है गीगाबाइट। आसान था, ये कर पानी चाहिए आप। अगर नहीं कर पाए तो आज इस कॉन्सेप्ट को सीख लो, आगे फिर नहीं भूलोगे। अगर आपको याद होगा, यस, जीबी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैंने पढ़ाया था कि 4 बिट्स को निबल कहते हैं, 8 बिट्स को बाइट कहते हैं, 1024 बाइट्स को किलो बाइट कहते हैं, 1024 किलो बाइट्स को 1 मेगाबाइट कहते हैं, 1024 मेगाबाइट को 1 जीबी कहते हैं, और 1024 जीबी को 1 टीबी कहते हैं, और 1024 टीबी को 1 पीबी या पेटाबाइट कहते हैं। इतना तो बताया आपको, लेकिन ये कुछ अलग क्वेश्चन था। इसमें पूछा था 1 बिलियन बाइट्स कितनी होती है। अब आपको इतना पता है कि 1024 बाइट्स होती हैं 1 किलो बाइट, उसके बाद आपका कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पे ये फिर से ये क्वेश्चन जो था, इसमें इनको अप्रॉक्सीमेट लिखना था, क्योंकि एग्जैक्टली 1 बिलियन बाइट्स नहीं होती, अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि 1024 का मतलब होता है 2⁻10। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 KB के अंदर 2⁻10 बाइट्स होती हैं, या मैं कह सकता हूँ कि 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होती है, ये एक ही बात है। अब 2⁻10 या 1024 ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 आता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 आता है, दैट इज 10 पावर 3। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 KB का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर 3 बाइट्स या 1000 बाइट्स। ऐसे ही मेगाबाइट के अंदर 2 पावर 20 बाइट्स होती हैं, 2 पावर 20 बाइट्स होती हैं। गीगाबाइट के अंदर 2 पावर 30, ऐसे ही टेराबाइट के अंदर 2 पावर 40 बाइट्स होती हैं। अब मेगाबाइट होता है 2 पावर 20 बाइट्स, वो अप्रॉक्सीमेटली वो आता है 10 पावर 6 बाइट्स, यानी 1 के बाद 6 जीरोज, जो कि 1 मिलियन होता है। तो मिलियन के अंदर 6 जीरोज होते हैं, ठीक है। तो 1 मिलियन बाइट्स आप मेगाबाइट को कहोगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 2 पावर 20 अगर आप देखोगे ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बाद 6 जीरो, यानी 1 मिलियन के आसपास आता है। गीगाबाइट जो है वो 2 पावर 30, एग्जैक्टली ये 2 पावर 30 होता है, 2 पावर 30 होता है, जो कि
10⁻⁹ यानी 1 के बाद 9 जीरो, उससे ज़्यादा होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि दैट इज़ 10⁻⁹ बाइट्स, जो कि 1 बिलियन होता है। ऐसे ही टेराबाइट आता है 1 ट्रिलियन बाइट्स। तो याद रखने को याद रखो कि 1 KB के अंदर 1000 होती है अप्रॉक्सीमेटली, मेगाबाइट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन होता है, गीगाबाइट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स होती है, और टेराबाइट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन बाइट्स होती है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? इतना समझ आया? और यहाँ पे जो ये लिखा होता है 1024, दैट इज 10⁻10, ये मैंने आपको बताया था, 2⁻10, 2⁻20, 2⁻30, 2⁻40, ये याद आपको रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतना समझ आया? आई नीड एन आंसर इन द चैट बॉक्स। इतना आपको समझ आया? ये चीज़ समझ आई? Shall I move on to the next question? Yes, good, good, good. Let's move on to the next question. That is, it is an handheld device. It should not be an. It's a handheld device that acts like a mini computer. एक handheld device है जो एक mini computer की तरह काम करता है, which is used by business professionals to access email and internet. जो business professionals use करते हैं email और internet को access करने के लिए. What is it? Is it a barcode reader, a pager, a PDA, or a mainframe computer? So the first thing and the foremost thing, that is, it is a handheld device. ज़रा आप मुझे बोलो इनमें से कौन सा हैंडहेल्ड नहीं है। पहली बात, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगर आपको याद होगा मेन फ्रेम कितने बड़े होते हैं, वो तो हैंडहेल्ड नहीं होते ना, वो हाथ में नहीं आते, तो ये तो बाहर चला गया। दूसरा है कि इससे आप ईमेल और इंटरनेट एक्सेस करते हो। क्या बारकोड रीडर से आप ईमेल एक्सेस कर सकते हो? नहीं, तो ये भी खत्म। देन देयर आर पेजर एंड पीडीए। पेजर एंड पीडीए, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था समथिंग कॉल्ड एज ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो मैंने आपको बोला था कि ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बेसिकली ये होते थे, पहले होते थे जो बिजनेस प्रोफेशनल्स होते थे उनके पास आज का जो स्मार्टफोन होता है ना, तो उसी तरह का एक छोटा डिवाइस होता था। दिस पीडीएस वेर अराउंड इन 2005 के आसपास ये होते थे। तो इससे ईमेल एट्सेट्रा एक्सेस कर सकते थे या इंटरनेट भी एक्सेस होता था इनसे। तो ये छोटे होते थे, दीज वेर कॉल्ड एज द हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, या पाम टॉप कंप्यूटर्स में इनको आप रख सकते हो। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज द पीडीएस, दैट इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, तो ये यूज़ करते थे बिजनेस प्रोफेशनल टू एक्सेस ईमेल एंड इंटरनेट। अब यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे देखा हो तो ऑप्शन बी में पेजर दिया हुआ था। पेजर किसी ने पढ़ा है? पेजर किसी ने देखा है? तो पेजर में मैं ऐड कर दूंगा इन द स्लाइड्स, क्योंकि पेजर शायद मैंने नहीं पढ़ा है। पेजर बेसिकली क्या होता है? पेजर भी एक हैंड हेल्ड डिवाइस है। पेजर एक छोटा सा डिवाइस होता है, आप गूगल सर्च करना वो पेजर, आपको इमेज दिख जाएगी। पेजर जो होता है, पेजर एक छोटा डिवाइस होता था जिसको बीपर भी कहते थे, या ब्लीपर उसको कहते हैं, बीपर ब्लीपर इस तरह के नाम होते थे उसके। तो वो बेसिकली उसमें छोटी छोटी मैसेज उससे सेंड कर सकते थे, लेकिन इंटरनेट एक्सेस उससे नहीं होता था। तो वो भी ऐसे ही कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था, लेकिन उसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं होता था। इसमें आप देखोगे ये पीडीए है, दिस इज़ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये एक कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर ही है, इसमें आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, यू कैन एक्सेस ईमेल एंड इंटरनेट। लेकिन जो आपका पेजर होता है, पेजर छोटा होता है, एक वायरलेस डिवाइस होता है, लेकिन उसमें आप बस टेक्स्ट मैसेजेस या वॉइस मैसेज कर सकते थे, बाकी इसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं होता था। ठीक है, इतना समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन रिसीविंग इनपुट व्हाट इज ए पेजर। पेजर समझ आ गया? ठीक है, आई एक्सप्लेन पेजर क्या है, आप गूगल सर्च करना पेजर, आपको समझ आ जाएगा। मैं इसमें भी ऐड कर दूंगा पेजर। ठीक है, बिटवीन रिसीविंग इनपुट एंड प्रोवाइडिंग आउटपुट, तो इनपुट जब कंप्यूटर को हम देते हैं और फिर जब वो हमें आउटपुट देता है, उसके दरमियान कुछ ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस या कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, या स्टोरिंग कहते हैं? सो देयर आर सम ऑपरेशंस जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं? उन ऑपरेशंस को, उस फेज को क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। आसान सा क्वेश्चन था ना। इफ यू सी यहाँ पे आई टोल्ड यू अबाउट कंप्यूटर वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में। आई टोल्ड यू कि हमारे पास इनपुट डिवाइस होते हैं लाइक कीबोर्ड एंड माउस, वी हैव एन आउटपुट डिवाइस, वी हैव डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस लाइक वी हैव, हमारे पास मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, या और हमारे पास प्रोसेसिंग होती, बीच में एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि सीपीयू है, जो यहाँ पे होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं यूजिंग दिस इनपुट डिवाइस। तो हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे, जो इनपुट जाता है कहाँ? रैम के अंदर, और फिर वहाँ पे सीपीयू जो है उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करता है,
और फिर जो CPU उसको प्रोसेस करके जो रिजल्ट्स डिस्प्ले करता है हमारे डिस्प्ले डिवाइस पे, उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में आपका प्रोसेसिंग होता है जो कि CPU करता है, और इस फेज़ को हम प्रोसेसिंग फेज़ कहते हैं। और बाद में हमें स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो हम कर सकते हैं स्टोरेज के अंदर। जो इसी CPU, ये जो कैबिनेट है इसके अंदर CPU चिप भी है, इसके अंदर हार्ड डिस्क भी है जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन भी प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग बेसिकली इज़ ए वे ऑफ गिविंग कमांड्स टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कमांड अपने हिसाब से कमांड्स देना कि क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना, या डिफरेंट सॉफ्टवेयर जब बनाए जाते हैं ना तो उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है। तो प्रोग्रामिंग इज़ बेसिकली गिविंग कंप्यूटर डिफरेंट कमांड्स, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेमोरी इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर। रैम एंड प्रोसेसर के बीच में कौन सी मेमोरी होती है? क्या रोम होती है, एप रोम होती है, पी रोम होती है, या कैश मेमोरी होती है? आप मुझे बताओ, रैम और प्रोसेसर के बीच में कौन सी मेमोरी होती है? व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी लाइज बिटवीन, और व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द रैम एंड प्रोसेसर? आपके लिए आसान कर दूं, जिनने पढ़ा होगा। ओके, डी, आसान सा क्वेश्चन था, डी, कैश मेमोरी होती है। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती है। वी हैव रैम, रोम, वी हैव द कैश मेमोरी, वी हैव द सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि कैश मेमोरी जो होती है ये प्राइमरी मेमोरी यानी रैम और आपके CPU के बीच में होती है, और इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन टू। और इसका मकसद है कि जो CPU और मेमोरी यानी रैम की जो प्रोसेसिंग जो स्पीड है उसमें जो डिफरेंस है, CPU बहुत फास्ट प्रोसेस करता है लेकिन रैम जो होती है उससे स्लो होती है। तो उस स्पीड डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को रैम से कैश मेमोरी में रखते हैं, ताकि CPU को बार बार प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी से डेटा को लाने की ज़रूरत ना पड़े, वो जल्दी जल्दी से कैश से ही उसको लेके आए। क्योंकि कैश होती है फास्ट, ये SRAM की बनी होती है, और SRAM जो होती है वो DRAM से फास्ट होती है, DRAM की बनी होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। तो फास्ट करने के लिए, कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट अप करने के लिए वी यूज़ दिस कैश मेमोरी, ठीक है। समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया, वॉच माई लेक्चर जिसमें मैंने कैश मेमोरी को पढ़ाया था। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी? आसान क्वेश्चन है। सेकेंडरी मेमोरी इनमें से कौन सी है? हार्ड डिस्क, रैम, SRAM और रोम। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको जिसको CPU डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। मैंने बताया था कि जिसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी में एक आपकी रोम आएगी, आपकी SRAM यानी कैश आएगी, आपकी रैम आएगी, और इसके अलावा रजिस्टर्स के ऊपर आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हार्ड डिस्क जो है इसको डायरेक्टली CPU एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इससे डेटा पहले रैम में लाना पड़ता है और फिर CPU उसको एक्सेस करता है। तो रैम वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बाकी ये तीन तो इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। सॉरी, हार्ड डिस्क वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे यू कैन सी वी हैव मेन एंड द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो मेन एंड द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, इट्स डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, इट्स नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी, यू कैन सी रैम, रोम, इसमें SRAM, DRAM आते हैं। और एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी वी हैव द हार्ड डिस्क, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव एटसेट्रा, ये सारे सेकेंडरी में आते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस इमेज में भी कौन सी रैम है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है और कौन सी प्राइमरी है, ठीक है। तो दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। नेक्स्ट इज dash represent the data by varying the widths and spacings of parallel lines which can be scanned to obtain the information देते हैं। Now you can see यहाँ पे यही क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, पिछली बार क्या अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, बट यू कैन सी कि अब सेम क्वेश्चन को पूछा है लेकिन वर्डिंग डिफरेंट है। यू कैन सी इसको फ्रेम डिफरेंट तरीके से किया है। यस, करेक्ट ऑप्शन वुड बी बार कोड्स। आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि बार कोड्स में ही हम अलग अलग विड्थ की लाइंस होती हैं और उनके बीच की स्पेसिंग्स अलग अलग होती है, उसी में डेटा होता है और वो डेटा फिर रीड किया जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द विड्थ एंड द स्पेसिंग, कितनी विड्थ है और कितनी स्पेसिंग है, हम डेटा को उसके अंदर एनकोड कर सकते हैं। तो बार कोड विद द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ साइज? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ साइज? निबल है, ब्लॉक है, बाइट है या बिट है? स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, क्योंकि बिट 4 बिट्स बनाती हैं, फिर निबल और 8 बनाती है बाइट। ब्लॉक का साइज़ कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी 8 बिट्स, कोई 32, इट कुड बी 62। ब्लॉक कोई एक स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, ठीक है। तो बाइट इसमें बिट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन, स्कैनर, मॉनिटर, सीपीयू या डिस्क ड्राइव, इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? आसान क्वेश्चन है। स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है तो ये स्टोर तो नहीं करेगा। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी स्टोर नहीं करेगा। प्रोसेसर या सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा। डिस्क ड्राइव जो है ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। डिस्क ड्राइव वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यस। नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आसान क्वेश्चन है, ये सारे जो हैं ये जेकेएसपी ने पूछे हैं, ठीक है, आसान है। यू कैन सी कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? यस, नो 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 नो, क्या कह रहे हो? सी किसको आएगा? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, सीडी एक स्टोरेज डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर एक इनपुट। व्हाट इज एक्स? अच्छा, टाइपो होगा। तो स्कैनर इज द करेक्ट ऑप्शन, डी, यस यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी किसको कह रहे हो आप? सी किसको कह रहे हो आप? पिछले क्वेश्चन को कह रहे हो या इसको कह रहे हो? पिछले क्वेश्चन का भी तो डी था आंसर, उसमें बिट छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होता है, क्योंकि बाइट में 8 होती हैं, ठीक है। कहीं पे कंफ्यूजन है? स्कैनर, ओके ओके, ठीक है। ये वाला बताओ आप, which of the following list of ports is which of the following list of ports is commonly used for connecting input device such as mouse या बाकी input device को ज़्यादातर कौन से पोर्ट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है? मैंने पढ़ा है ये, क्या USB है, HDMI है, VGA है या फिर कॉम पोर्ट है? यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, फर्स्ट थिंग इज HDMI। HDMI स्टैंड फॉर हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। ये मैंने बताया था कि जो इमेज विजुअल डिवाइस होते हैं यूजुअली लाइक ये होगा HDMI के थ्रू आप ज़्यादातर अगर प्रोजेक्टर होगा या आपका स्क्रीन होगा उसको HDMI पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हो। VGA इज़ वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, इसके थ्रू भी आप जो आउटपुट डिवाइस लाइक यू है द मॉनिटर एटसेट्रा उनको कनेक्ट करते हो। कॉम जो होता है, कॉम ये सीरियल इनपुट को कहते हैं, सीरियल पोर्ट को कहते हैं। मैंने पढ़ाया था पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट अब यूज़ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वुड बी द USB, क्योंकि यू कैन सी दिस राइट हियर, यू कैन सी माउस के आगे ये होता है, ये USB मेल पोर्ट होता है, ठीक है, दिस इज ए USB पोर्ट। अब कॉम की फुल फॉर्म होती है कम्युनिकेशन पोर्ट। कम्युनिकेशन पोर्ट पुराने ज़माने में कहते थे सीरियल पोर्ट को, ठीक है, जो इस तरह का होता था, ठीक है, ठीक है। ये एक कॉमन नेम है, ठीक है, इसमें USB करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट इज 1024 गीगाबाइट्स क्या होते हैं? आसान क्वेश्चन है, 1024 गीगाबाइट्स क्या होते हैं? 1024 गीगाबाइट्स किलोबाइट्स तो नहीं आएगा, 1024 गीगाबाइट्स मेगाबाइट्स तो नहीं आएगा, 1024 गीगाबाइट्स टेराबाइट्स होते हैं, ठीक है। यू कैन सी 1024 इज 1 टेराबाइट, क्योंकि 1024 MB GB होता है, 1024 GB TB होता है, ठीक है, 1024 PB होता है पेटाबाइट, ठीक है। आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी है, अजान हो रही है। लेट्स फिनिश टुडेज़ लेक्चर। आज के वीडियो में अभी तक हमने अराउंड 40 MCQs किए हैं, एंड इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में कल परसों जितने भी लेक्चर्स आएंगे उनमें भी हम और जो MCQs हैं वो करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपने पिछले जो 4 लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज़ नहीं किया है तो कल दिन में उनको थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि कल जो है क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम कल के वीडियोस में करेंगे, ठीक है, आने वाले जो वीडियोस होंगे। तो इसमें 300 और 400 वीडियो अराउंड जो क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। विल सी कि कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट ऑफ देम आर इजी एंड यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम टेराबाइट्स तक किया है, ठीक है, तो कल याद दिलाना कि यहाँ तक किया था। So that's it for this video। आज के लिए इतना ही, ठीक है। See you in the next one। अल्लाह हाफिज़।